नमस्ते दोस्तों। आज की इस वीडियो में हम सीएसआर के पूछे गए कुछ क्वेश्चन को देखेंगे। इससे पहले हमने अमीनो एसिड पे और रामाचंद्रन प्लॉट पे जो वीडियो बनाया है उसी से रिलेटेड है ये भी पार्ट। चलिए तो हम क्वेश्चन देखते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है इसमें कि द एमिशन मैक्सिमम ऑफ ट्रिप्टोफैन फ्लोरेसेंस इन अ प्रोटीन इज अप्रोक्सीमेटली 335 नैनोमीटर। दिस सजेस्ट दैट ट्रिप्टोफैन, बोले एक प्रोटीन में ट्रिप्टोफैन है उसका एमिशन मैक्सिमम जो है वो आपका बता रहा है 335 नैनोमीटर। तो बोल रहा है कि सजेस्ट करो कि ट्रिप्टोफैन में ये जो हो रहा है वो कैसे क्यों हो रहा है। तो 4 ऑप्शन है, इसमें से एक ऑप्शन आपको चूज करना है। तो पहला ऑप्शन जो है इज इन अ हाइड्रोफोबिक इन्वायरमेंट, क्या ये हाइड्रोफोबिक इन्वायरमेंट के कारण हो रहा है, उसमें है ये दूसरा है कि ऑकर्स इन ए हेलिकल सेगमेंट, क्या ये हेलिकल सेगमेंट में है, या है जो प्रोक्सिमल सिस्टीन रेसिड्यू, क्या उसके आसपास सिस्टीन रेसिड्यू है, या ये ऑक्सीडाइज या ये ऑक्सीडाइज हो गया है। तो इसका ऑप्शन जो है वो आपका पहला हो जाएगा इज राइट आंसर। क्योंकि आप जब पढ़ते फ्लोरेसेंस ट्रिप्टोफैन की तो उसमें आप देखते हो कि इसका एक्सटर्नल इन्वायरमेंट इसको जो इफेक्ट करता है इसके फ्लोरेसेंस को। फ्लोरेसेंस ये होता है जब कि यहाँ पे देखिए कि एमिशन स्पेक्ट्रम है इसका 350 के आसपास लगभग, तो इतना तक जा सकता है ये एमिशन। तो इसमें फ्लोरेसेंस ये होता है कि जब किसी ग्राउंड लेवल पे कोई एटम है या ट्रिप्टोफैन है, इसको हम एक्साइटमेंट दे दिए, मान के चलिए इसका मैक्सिमम एब्जॉर्बेंस होता है 280 पे, उसके आसपास या उससे ज़्यादा भी दे देंगे, 295 तक भी दे सकते हैं। और उसके बाद ग्राउंड स्टेट पे जब ये लौट के आता है तो कुछ एनर्जी रिलीज करता है। इसी प्रोसेस को हम बोलते हैं फ्लोरेसेंस। ये जो एनर्जी होती है वो आपकी ज़्यादा होती है, ये एनर्जी कम होती है चूँकि वेवलेंथ ज़्यादा है। तो हम यहाँ पे देख सकते हैं कि एक तरह से ये रेड शिफ्ट हो जाता है। यदि आपका इधर की तरफ बढ़ रहा है ना, 700 की तरफ बढ़ रहा है ना आपका एब्जॉर्वेशन पिक या एमिशन पिक, तो वो समझ लो आपका रेड शिफ्ट हो गया। और यदि 300 की तरफ पीछे की तरफ आ रहा है तो ब्लू शिफ्ट हो गया। तो इसमें आपका एमिशन के केस में जो होता है ट्रिप्टोफैन केस में 350 के आसपास तक ये जा सकता है। तो ये पहला ऑप्शन राइट हो गया। बाकी हेलिकल एक्स्ट्रा का कुछ नहीं फर्क पड़ता है, सिस्टीन अगल बगल रहे कोई बात नहीं। यदि एस्पार्टेट ग्लूटामेट रहता है इसके बगल में तो इसके फ्लोरेसेंस को क्विंच कर लेता, ऑक्सीडाइज से इसमें कोई रोल नहीं है। आगे बढ़ते हैं कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग माइक्रोस्कोप वुड यू यूज टू विजुलाइज अ प्रोटीन फ्यूज टू एन अप्रोप्रिएट रिपोर्टर इन ए लिविंग सेल। लिविंग सेल में आपने एक प्रोटीन लिया जिसको फ्यूज कर दिया अप्रोप्रिएट रिपोर्टर से, उसको आपको सेल में देखना है उस प्रोटीन को, तो वो किस माइक्रोस्कोप से आप देख सकते हो। तो 4 ऑप्शन है। पहला होता है फ्लोरेसेंस माइक्रोस्कोप, फ्लोरेसेंस माइक्रोस्कोप ही यूज करते हैं। दूसरा ऑप्शन है स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। तीसरा है डिफरेंशियल इंटरफेरेंस कंट्रास्ट माइक्रोस्कोप। और चौथा है फेज कंट्रास्ट माइक्रोस्कोप। इसका पहला ऑप्शन ठीक है फ्लोरेसेंस वाला, क्योंकि आप ये देख सकते हैं ये फ्लोरेसेंस माइक्रोस्कोप है और इसमें आप जब टैग कर देते हैं ग्रीन फ्लोरेसेंट प्रोटीन, एक तरह से आपका रिपोर्टर प्रोटीन है, वो आपका जगह जगह बता देता है कि हाँ प्रोटीन यहाँ गया, यहाँ पे है, इसका क्या मूवमेंट है आपके सेल में पता चल जाती है उस प्रोटीन की। तो फ्लोरेसेंट माइक्रोस्कोप यूज करते हैं। बाकी स्कैनिंग माइक्रोस्कोप होता है सेल के बाहर के सरफेस को यूज देखने के लिए। और डिफरेंशियल इंटरफेरेंस कंट्रास्ट माइक्रोस्कोप देख सकते हैं 2 मॉलिक्यूल सेल की कितना दूरी पे है, क्लियर रिजोल्यूशन दे देता है। ये फेज कंट्रास्ट की तरह ही है। ये भी फेज कंट्रास्ट माइक्रोस्कोप में थोड़ा यहाँ पे हेलो टाइप बन जाता है एक तरह से, उसके चारों से लाइटिंग हो जाती है, बाकी और कोई डिफरेंस नहीं है। आगे बढ़ते हैं। चूज द करेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम दी फॉलोइंग। हाँ, इन चारों में से करेक्ट कौन सा है। तो पहला जो है आपका पहला है कि भाई डाइसल्फाइड बॉन्ड इन 20 रेसिड्यू पेप्टाइड कैन बी फॉर्म्ड ओनली इफ 16 आर एडजेसेंट थ्रू ईच अदर। ये बोल रहा है कि भाई 20 अमीनो एसिड का कोई पेप्टाइड है, तो बोल रहा है कि भाई 16 यदि आसपास होगा ना तभी डाइसल्फाइड ब्रिज बनाएगा आपस में। तो ऐसा कोई बात नहीं है कि भाई आसपास ही हो, ये कहीं भी रहेगा। मान लिए तो फोल्डिंग भी हो जाता है ना, अल्फा हेलिक्स रूप ले लिया। तो इस वाले केस में मान के चलिए यहाँ पे 16 है, यहाँ पे 16 है, ये आपस में बना लिया सल्फर ब्रिज। तो ये ऑप्शन गलत हो गया। पास भी जरूरी नहीं है पास ही रहना चाहिए, जितना दूरी रहता है उतना अच्छा बताते हैं, सल्फर ब्रिज बढ़िया बनता है।
बी वाले केस में द अमाइनो एसिड आइसोल्यूसिन हैज़ ओनली वन कायरल सेंटर। आइसोल्यूसिन में बोल रहा है कि भाई एक ही कायरल सेंटर होता है क्या, तो ये हम देखते हैं कि कायरल सेंटर क्या होता है कि भाई ये आपका आइसोल्यूसिन का स्ट्रक्चर है और इसमें आप देख लीजिए ये आपका अल्फा कार्बन है। अल्फा कार्बन से एक तो हाइड्रोजन जुड़ा रहता है आइसोल्यूसिन में, और एक एसिड ग्रुप है, एक अमीनो ग्रुप है और एक ये बड़ा सा ग्रुप है। जब 4 डिफरेंट ग्रुप हो गया ना तो ये कायरल सेंटर हो गया उस कार्बन की, उस अमीनो एसिड के। अब ये बोल रहा है कि एक ही होता है कि हमें दूसरा भी होता है, ये भी देख लें कि भाई यहाँ पे देखिए इस कार्बन की यदि बात करें तो एक तो H जुड़ा हुआ है, एक मिथाइल ग्रुप हुआ, एक इतना बड़ा ग्रुप हो गया और एक ये बड़ा ग्रुप हो गया, तो लगभग में इससे भी 4 डिफरेंट जुड़ा हुआ है, ठीक है ना। इससे भी 4 डिफरेंट जुड़ा हुआ है, तो यहाँ पे H है और यहाँ पे भी H है, ठीक है ना। तो ये 4 डिफरेंट इसमें भी और इसमें भी जुड़ा हुआ है, तो ये 2 कायरल सेंटर हो गया। तो ये भी बात इसकी गलत होगी। एक बोथ बेस एंड शुगर कंट्रीब्यूट द कायरलिटी ऑफ न्यूक्लिक एसिड। न्यूक्लिक एसिड के जो कायरलिटी होते हैं उसके बोथ नहीं, और शुगर ही कंट्रीब्यूट करता है, बेस नहीं करता। फिर चौथा है कि भाई पी ऑफ एस्पार्टिक एसिड लेस देन ग्लूटामिक एसिड, ऊपर का तीनों गलत है, तो फिर ये सही हो जाता है आपका। एस्पार्टिक एसिड का पी जीएस ग्लूटामिक एसिड से कम होता है, क्योंकि आप ये इसका स्ट्रक्चर देख सकते हैं, ये एस्पार्टिक का है, ये ग्लूटामिक का है। इसमें मेन डिफरेंस यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे एक ही कार्बन है और यहाँ पे 2 कार्बन है, तो इससे इसकी तुलना यही है कि भाई ये ज़्यादा बड़ा ग्रुप हो गया फिर एसिड को इलेक्ट्रॉन देने वाला, और यहाँ पे ये छोटा हो गया। जिसको देने वाला ज़्यादा रहता है उसकी स्टेबिलिटी ज़्यादा होती है। ऐसे परिवार में भी देखा गया है, जिसके पीछे बहुत लोग होते हैं, बहुत का हाथ होता है सपोर्टर, तो वो स्टेबल रहता है बंदा। जिसको कम सम रहा 1-2 रहा वो अनस्टेबल हो जाता है। तो इसी प्रकार से आप देखिए ये एसिड ज़्यादा स्टेबल हो गया। जो स्टेबल ज़्यादा होता है उसका pKa वैल्यू ज़्यादा होता है। pKa जो आपको पी जो हम कैलकुलेट करते हैं ना, पी कैलकुलेट करते हैं, तो आपको पता है कि पी का जो होता है pK 1 प्लस pKr डिवाइड बाय 2। तो भाई pKa जिसका ज़्यादा होगा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया पी से, चूँकि इसका pKa ज़्यादा था तो आपका ऑब्वियसली ग्लूटामिक का pKa ज़्यादा है तो पी भी ज़्यादा होगा। तो ये ऑप्शन ठीक है, एस्पार्टिक का कम होता है उससे। डी जो है आपका, ये डी अब ठीक हो गया। विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेप्टाइड कैन को एग्जिस्ट इन बोथ सिस एंड ट्रांस कॉन्फॉर्मेशन। इसमें से बोल रहा है आपको चारों में से कि कौन सा सिस ट्रांस कॉन्फॉर्मेशन दोनों बोलता है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेप्टाइड को एग्जिस्ट बोथ सिस एंड ट्रांस कॉन्फॉर्मेशन। सिस और ट्रांस कॉन्फॉर्मेशन दोनों किसका एग्जिस्ट करता है? जनरली प्रोटीन का जो होता है ना, कोई भी पेप्टाइड है वो ट्रांसफॉर्म में ही रहता है। ट्रांसफॉर्म बोलते हैं ना जहाँ पे क्लैश कम हो आपस में। मान के चलिए ये जो है 2 बल्कि ग्रुप है कार्बन कार्बन से जुड़ा हुआ, तो ये आपस में एक ही साइड हो गया, तो ये भाई झगड़ेंगे आपस में, भाई स्टेरिक हिंड्रेंस बोलते हैं, वो ज़्यादा होगा तो ये कम अलाउ होता है इस टाइप का नेचुरली। तो इस चीज़ को देखते हुए ये जब अपोजिट रहे ना तो स्टेबल माना जाता है। इसको हम ट्रांस बोलते हैं, इसको सिस कन्फर्मेशन बोलते हैं। तो ट्रांस वाला ज़्यादा होता है, 80 से 90% जो होता है प्रोटीन में वो कन्फर्मेशन ट्रांस ही होता है। 10% के आसपास आपका सिस देखा गया है। तो वो भी जो होता है वो प्रोलीन के प्रेजेंस में ही होता है। और प्रोलीन का कंडीशन होता है कि भाई कोई भी अमाइनो एसिड उसके लेफ्ट साइड में रहे और उसके बाद प्रोलीन रहे, तो वो आपका सिस और ट्रांस दोनों में एग्जिस्ट करता है। जैसे इस वाले केस में ये तो चलो ये ट्रांस रहता है, ये भी ट्रांस रहता है, लेकिन प्रोलीन इसमें और इसमें है। तो प्रोलीन ग्लाइसिन है, तो ग्लाइसिन का भी क्या होता है, कोई बड़ा इसका आर ग्रुप के जगह पे एच ही रहता है। तो आपका बड़ा वो को है नहीं कि भाई कोई कंपटीशन। और प्रोलीन में इतना बड़ा ग्रुप रहता है जुड़ा हुआ, और मान के चलिए यहाँ पे आपका एच रहे तो ये एक तरह से सिस कन्फर्मेशन हो जाता है उसका। और इसका आपका क्या हो जाता है कि ये सिस में ही एग्जिस्ट करता है, ट्रांस में नहीं होता। तो इसका और ट्रांस के लिए इसका जो दोनों ही एग्जिस्ट करे उसके लिए यही बताया कि इसके लेफ्ट में होना चाहिए कोई भी अमाइनो एसिड। तो इसमें देखिए आपका वेलिन इसके लेफ्ट में है, यहाँ पे तो ग्लाइसिन राइट में था, तो दोनों नहीं हो सकता। यहाँ पे आपके इसके राइट में लेफ्ट में है वेलिन,
तो इस कंडीशन में यही आंसर ठीक हो गया है, डी ऑप्शन है राइट आंसर। फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं, ये CSR 2018 में पूछा हुआ है जून में, विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ अमाइनो एसिड आर ग्लूकोजेनिक एंड कीटोजेनिक इन नेचर। इनमें से कौन सा ग्लूकोजेनिक और कीटोजेनिक इन नेचर है। और ये ग्लूकोजेनिक क्या होता है ना, जब अमाइनो एसिड टूट के यदि ये पायरुवेट दे, नहीं तो ये क्रेब साइकिल का कोई सा भी वो दे प्रोडक्ट जो होती है इसके, कोई से भी दे इंटरमीडिएट कंपाउंड बना दे, तो उस टाइप के अमाइनो एसिड को हम क्या बोलते हैं, ग्लूकोजेनिक बोलते हैं। और जो अमाइनो एसिड एसिटाइल कोएंजाइम और एसिटाइल कोएंजाइम को दे, तो उस वाले अमाइनो एसिड को हम कीटोजेनिक बोलते हैं। जितने भी यहाँ पे देख सकते हैं कि ये जो येलो वाला है ये कीटोजेनिक है और ये वाला कीटोजेनिक है, ठीक है। और बाकी सारे जो है, जो ग्रीन में दिख रहे हैं, ये सब ये जितने भी हैं, ये और ये भी, ये सारे आपके हो गए आपका ग्लूकोजेनिक। लेकिन आप देख सकते हैं कि जैसे कि ल्यूसीन और लाइसिन, ये दो जो है ना, ये सिर्फ कीटोजेनिक ही है और कहीं नहीं है। बाकी ये आइसोलेसिन, ट्रिप्टोफैन, फिनाइलएलेनिन, टायरोसिन और ट्रिप्टोफैन, ये सब जो सारा है, ये बाकी जगह आपको ग्लूकोजेनिक इन नेचर भी काम करता हुआ दिख जाएगा। लेकिन ल्यूसीन लाइसिन नहीं देखा, तो ल्यूसीन लाइसिन जो है ना, वो जो है आपका कीटोजेनिक ही इन नेचर है। बाकी जो भी है वो आपका ग्लूकोजेनिक और कीटोजेनिक दोनों है। तो इस हिसाब से देख लीजिए, एलेनिन और लाइसिन तो कीटोजेनिक हो गया, लेकिन एलेनिन जो है वो आपके ग्लूकोजेनिक है, ठीक है। तो ये तो नहीं हुआ, दोनों ये तो दो डिफरेंट ही है, ये दोनों ही बोल रहा है कि भाई इन दोनों में से दोनों ग्लूकोजेनिक कीटोजेनिक होना चाहिए। तो लेकिन इसमें अलग अलग है, ये कीटोजेनिक है तो ये ग्लूकोजेनिक है। इस वाले केस में ये दोनों के दोनों कीटोजेनिक है, इस वाले केस में ये दोनों के दोनों ही कीटोजेनिक और ग्लूकोजेनिक है। तो ये ऑप्शन ठीक हो गया। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ भी है आइसोलिसिन है और यहाँ भी है आइसोलिसिन, ग्लूकोजेनिक वाले में भी। फिनाइलएलेनिन देख लीजिए, यहाँ भी फिनाइलएलेनिन है, ठीक है, और यहाँ भी फिनाइलएलेनिन है, फ्यूमेरेट बना रहा है, एसिटाइल कोएंजाइम ए बना रहा है। तो सी ठीक हो गया। ये जो है ये लाइसिन तो कीटोजेनिक है, एस्पार्टेट ग्लूकोजेनिक है, ठीक है ना, सी आंसर ठीक है। ये आपका एक अगला क्वेश्चन ये है, जून 2018 में पूछा हुआ है कि द एबिलिटी ऑफ अ मेम्ब्रेन प्रोटीन टू स्पैन द लिपिड बाइलेयर स्ट्रिक्टली डिपेंड ऑन द प्रेजेंस ऑफ ... को किस पे डिपेंड करता है। द एबिलिटी ऑफ अ मेम्ब्रेन प्रोटीन टू स्पैन ए लिपिड बाइलेयर स्ट्रिक्टली, मतलब ये जो आपका सेल है और ये आपका मेम्ब्रेन है, ठीक है ना, ये आपका सेल है और ये इसका मेम्ब्रेन। इस मेम्ब्रेन में जो एम्बेडेड पार्ट होता है ना, ये यदि हम डबल कर दें तो ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। तो ये जो बीच वाला पार्ट होता है, ये तो चलो अंदर का हो गया, बाहर का हो गया, लेकिन ये बीच का जो पार्ट है ना, ये वाला पार्ट में जो होता है ना प्रोटीन, वो बोल रहा है कि किसकी वजह से होता है, वही पूछ रहा है कि भाई क्या नेचर होती है उसकी। तो ये बोलता है क्या वो जिंक फिंगर डोमेन होता है, या एक अल्फा हेलिक्स होता है, या बीटा सीट होता है, पैरेलल एंटी पैरेलल। तो इसका राइट आंसर होता है आपका कि भाई वो अल्फा हेलिक्स होता है। अल्फा हेलिक्स में ये होता है कि ऐसे ऐसे रहता है। इसमें क्या हो जाता है, चूँकि ये जो लिपिड बाइपोलर बाइमेम्ब्रेन बाइलेयर जो है, लिपिड बाइलेयर, ये आपका हाइड्रोफोबिक इन नेचर है, ठीक है। तो हाइड्रोफोबिक इन नेचर, जैसे बीटा सीट में तो देख लीजिए ऐसा स्ट्रक्चर होता है बीटा सीट का। इस वाले केस में जो हाइड्रोफोबिक जो इसका टेल रीजन है या पोलर ग्रुप जो इसमें लगा हुआ है कोई साइड चेन में, या OH ग्रुप या O ग्रुप, ये आपका क्या होगा कि ये एक्सपोज हो जाएगा, तो ये इसमें फिट नहीं बैठेगा। लेकिन ये अल्फा हेलिक्स के कंडीशन में ये हो जाता है कि वो फोल्ड होके अंदर की ओर चला जाता है और ये बाहर का पार्ट में सिर्फ इसका हाइड्रोफोबिक पार्ट ही रखता है, जो आराम से इसके अंदर फिट हो जाता है और कोई इंटरेक्शन ज़्यादा नहीं करता है और स्टेबिलिटी बनी रहती है, हाइड्रोफोबिक इन नेचर। और जितने भी पोलर साइड्स हैं वो अंदर फोल्ड होके रहता है। तो अल्फा हेलिक्स ही एम्बेडेड रहता है इसके मेम्ब्रेन में,
बाकी जो आपका ये आंसर ठीक है। बाकी जो ये जिंक फिंगर डोमेन होता है ये अल्फा और बीटा को जोड़ता है, ये देखिए यहाँ पे। तो और इसका बहुत बड़ा रोल भी है डीएनए रिकॉग्निशन में, आरएनए पैकेजिंग में, ट्रांसक्रिप्शनल एक्टिवेशन में, रेगुलेशन ऑफ एपोप्टोसिस, प्रोटीन फोल्डिंग में एंड असेंबली में एंड लिपिड बाइंडिंग में। तो ये जिंक बहुत अपने को बहुत कॉमन होता है, बहुत पाया भी जाता है ह्यूमन में। और पैरेलल बीटा सीट और एंटी पैरेलल बीटा सीट जो होता है ना, ये आपके जो होता है प्रोटीन और बाकी जगह रहता है लेकिन मेम्ब्रेन में नहीं रहता, ठीक है ना। तो यहाँ पे आपका कैरेक्टरिस्टिक अल्फा हेलिक्स और बीटा हेलिक्स का कुछ बातें बताया गया है कि ये अल्फा हेलिक्स एक टर्न जो कंप्लीट करता है ना उसमें 3.6 रेसिड्यू होता है, और इसका एक रेसिड्यू दूसरे रेसिड्यू से कितना डिस्टेंस रहता है 1.5, तो इसका पिच निकल जाता है 3.6 मल्टीप्लाई 1.5 5.4 पिच होता है। इस पर कई प्रकार के क्वेश्चन भी पूछा गया है एंगस्ट्रम। और बीटा सीट में यहाँ पे 3.5 होता है, 3.5 एंगस्ट्रम होता है। यहाँ पे 2 रेसिड्यू जो होता है इसके बीच की दूरी बीटा सीट में। और ये आपका पैरेलल है, इसमें सी में एन से सी एक ही साइड रहता है। इसमें क्या होता है कि एंटी पैरेलल रहता है, एन से सी इस डायरेक्शन में, इधर से एन टर्मिनल से सी टर्मिनल इस एंटी पैरेलल रहता है। ये ज़्यादा स्टेबल माना गया है। चलिए हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। फाई एंड साई वैल्यू ऑफ बीटा स्टैंडर्ड कंपोज्ड ऑफ all D amino acid will mainly occupy which quadrant in the रामाचंद्रन प्लॉट। बोल रहा है कि ये D अमीनो एसिड जो होता है ना उसमें क्या बीटा सीट का जो होता है ना, जिसमें D अमीनो एसिड का बीटा सीट बना हुआ है, तो बोले उसमें फाई और साई का वैल्यू क्या होगा और वो कहाँ रामाचंद्रन किस क्वाड्रेंट में एग्जिस्ट करेगा। तो आपको मैं बता दूँ कि ये जो ग्राफ देख रहे हैं ये L अमीनो एसिड का है, और L अमीनो एसिड का जो डी अमीनो एसिड के केस में जाते हैं ना तो ये बिल्कुल डायगोनली शिफ्ट हो जाता है। डायगोनली शिफ्ट का मतलब ये हो गया कि ये वाला चीज़ इधर चला गया, ये वाला चीज़ यहाँ आ जाता है और ये वाला चीज़ यहाँ आ जाता है। मान के चलिए एल के केस में बीटा यहाँ पे था, ये बीटा का था बीटा सीट का, ये राइट हैंडेड अल्फा हेलिक्स का था ये वाला, और ये लेफ्ट हैंडेड अल्फा हेलिक्स का। तो लेफ्ट हैंडेड अल्फा हेलिक्स यहाँ आ जाता है और राइट हैंड वाला यहाँ चला जाएगा इस क्वाड्रेंट में। ऐसे ही बीटा सीट यहाँ आ जाएगा और ये वाला चीज़ क्या रहेगा, खाली रहेगा, ठीक है ना। तो ये वाला चीज़ जो है खाली का वाला इधर चला जाएगा। तो इस वाले रीजन को हम क्या, इसमें आ जाता है बीटा सीट। तो ये आपका लोअर राइट साइड हो गया। तो लोअर राइट साइड ये डी आंसर ठीक है, बाकी सब गलत है। तो इसी ग्लाइसिन के केस में ऐसा होता है ग्राफ, ये डी अमीनो एसिड जो मैं बोल रहा था डायगोनली शिफ्ट हो चुका है, एल यहाँ पे आ गया है, राइट हैंडेड अल्फा हेलिक्स यहाँ पे चला गया और बीटा सीट यहाँ आ गया। ये चीज़ मैंने ये ग्राफ यहाँ से लिया, प्रोटीन साइंस एक जर्नल था उस से। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, विच वन ऑफ द स्टेटमेंट्स ऑन प्रोटीन कन्फर्मेशन डिटेल बिलो इज इनकरेक्ट। इनमें से कौन सा इनकरेक्ट है। बोलते हैं एल अमीनो एसिड कैन अकर्स इन टाइप 1 बीटा टर्न वेयर फाई एंड साई आर पॉजिटिव। दूसरा ऑप्शन बोल रहा है कि भाई ए पेप्टाइड रिच इन प्रोलीन इज अनलाइकली टू एडॉप्ट अल्फा हेलिक्स स्ट्रक्चर। फिर है सी प्रोलीन रेसिड्यू हैव हाई प्रोपेंसिटी टू अकर इन बीटा टर्न। तीसरा है कि डायहेड्रल एंगल फाई और साई ऑफ अमीनो एसिड अनफोल्डेड प्रोटीन आर एक्सक्लूसिवली पॉजिटिव। तो हम पहला जो देखते हैं बोलता है ये कि एल अमीनो एसिड कैन अकर इन टाइप 1 बीटा टर्न विल, बोलता है एल अमीनो एसिड का फाई और साई वैल्यू पॉजिटिव होता है बीटा टर्म में टाइप 1 के प्राइम के केस में, टाइप 1 प्राइम के केस में, ठीक है ना। टाइप 1 डैश या प्राइम बोल लीजिए, इस केस में इसका बीटा टर्न का फाई साई पॉजिटिव होता है। तो देख लेते हैं यहाँ पे टाइप 1 प्राइम जो होता है भाई ठीक है, इसका वैल्यू फाई और साई की पॉजिटिव होता है, कोई नेगेटिव नहीं है। तो पहला तो ठीक है इसका। बोलते ए पेप्टाइड रिच इन प्रोलीन इज अनलाइकली टू अडॉप्ट अल्फा हेलिक्स। प्रोलीन में बोल रहा है कि भाई प्रोलीन पेप्टाइड अल्फा हेलिक्स में प्रोलीन नहीं होता है, और नहीं होता है सही में नहीं होता है, क्योंकि प्रोलीन जो होता है ना तो वो तो टर्न में पाया जाता है, हेलिक्स क्योंकि इसमें नहीं रहता है, एब्सेंट रहता है, हेलिक्स फिर बनने नहीं देगा ये। तो फिर ये भी ठीक है। सी क्या बोल रहा है कि प्रोलीन बाय रेसिड्यू हैव हाईली
प्रोपेंसिटी इन बीटा टर्न, अभी यही बात बोला था, ये टर्न में पाया जाता है, तो ये बात भी ठीक है। तो ये डी गलत हो गया, जब 3 ऊपर का ठीक ही है। फायर साइज बोल रहा है अमीनो एसिड अनफोल्डेड प्रोटीन का क्या होगा, पॉजिटिव होगा। बोला नहीं भाई, ये तो पॉजिटिव नेगेटिव दोनों हो सकता है, इसीलिए ये आंसर भी गलत है, ये आंसर गलत है। इसीलिए पूछ रहा है इनकरेक्ट वाला ही। कई बार हम ध्यान में पढ़ते रहे और हमें पूछ रहा है कुछ, हम देखते नहीं हैं, इनकरेक्ट की करेक्ट पूछ रहा है तो हम कुछ और करके आ जाते हैं। ये भी ध्यान देने की बात है। तो इसका डी होगा इनकरेक्ट, ये वाला ठीक होगा, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक ये सी पार्ट में पूछा गया है, आसान सा क्वेश्चन है। फॉलोइंग आर स्ट्रक्चर ऑफ स्टीरियोआइसोमर्स एंड ऑफ एल्डोहेक्सोज विच डिफर इन स्टीरियोकेमिस्ट्री। हेक्सोज, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, डी मेनोज है, डी ग्लूकोज है और डी गलेक्टोज है। ये में से बोल रहा है कि बिलो ऑफ द एबव स्ट्रक्चर फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन वाज गिवन। इसके नीचे जो है आपको 4 इन्फॉर्मेशन इसका दे रखा है और फिर पूछ रहा है चूज वन ऑफ द करेक्ट कॉम्बिनेशन एबव स्टेटमेंट। तो इसमें से देखते हैं क्या स्टेटमेंट है। पहला स्टेटमेंट बोल रहा है ये डी ग्लूकोज एंड डी मेनोज आर ईपीमर्स बिकॉज दे डिफर इन द स्टीरियोकेमिस्ट्री एट C2 पोजीशन। वो पहले वाला बोला कि भाई ये दोनों जो है ईपीमर है और ये C2 पोजीशन पे ये डिफर कर रहा है, मेनोज और ग्लूकोज। तो ये बिल्कुल ठीक बात है, देख सकते हैं। OH इसमें लेफ्ट साइड में है, OH इसमें राइट साइड में है, तो ये ईपीमर हो गया। तो पहला ऑप्शन ठीक है। इसमें बोलता है दूसरे में डी ग्लूकोज और डी गलेक्टोज आर ईपीमर्स बिकॉज दे आर डिफरेंट स्टोकेमिस्ट्री C4। ये बोल रहा है कि भाई ग्लूकोज और C4 पोजीशन पे ये डिफर कर रहा है, इसीलिए ईपीमर है। ये भी सही है, तो बी ठीक हो गया। ए भी ठीक है, तो ए बी का ऑप्शन तो इसी में है और ए बी कहीं है भी नहीं, तो हम तो ऐसे भी इसको आंसर कर दें। लेकिन बाकी का आप देख सकते हैं कि डी मेनोज और डी ग्लूकोज आर ईपीमर बिकॉज दे आर डिफरेंट C3 पोजीशन पे। ऐसा नहीं है, मेनोज और ग्लूकोज का स्ट्रक्चर सी वाला देख, 3rd पोजीशन का कार्बन बोल रहा है ना C3, तो ये C3 है, कोई डिफरेंस नहीं है, एक ही जैसा है। इसी प्रकार C5 बोल रहा है गलेक्टोज और ग्लूकोज में, तो C5 में भी कोई डिफरेंस नहीं है। तो ये दोनों ऑप्शन गलत है, तो ये पहला ही ठीक है। फिर हम एक ये बोल रहा हाउ मेनी बॉन्डेड एटम आर रिक्वायर्ड टू मेक डायहेड्रल एंगल। तो इसमें आपने देख सकते हैं कि डायहेड्रल एंगल बनने के लिए आपको ये 4 का होना बहुत ज़रूरी है एटम का, तो इसमें 4 बॉन्डेड एटम का, तो ये ऑप्शन ठीक हो जाएगा। ये क्वेश्चन आप लोगों को घर के लिए बनाने के लिए है और ये आप लोगों को सॉल्व करना है। बाकी हम अगले वीडियो में इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। थैंक यू आप लोगों को इस वीडियो देखने के लिए। नमस्ते।